नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। आज हम प्रभाग 18 में हैं, जो कि यहाँ पर उम्मीदवार है बीजेपी की मयूरी मात्रे। हम उनसे बात करेंगे। मयूरी जी, आप फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रही हैं? जी, मैं फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रही हूँ। ओके। तो आपने जैसे अभी तक आप एडवोकेट हैं, मैंने सुना आप एडवोकेट हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई चुनाव लड़ने की? जैसे कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि मेरे पति श्री सचिन म्हात्रे जी ये 14 नवंबर में 2017 से 22 में नगर सेवक रह चुके हैं। तो उनके साथ में जब लोगों तक हम पहुँचे और लोगों की जब समस्याएं हमने देखी, तो कई बार उसमें हमारे ध्यान में ये आया है कि लोगों को शासकीय मदद और ये सारी तो जो उनके जनसेवक हैं उनसे मिलती है, पर जो महिलाएं हैं या फिर जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा लॉ की नॉलेज नहीं है, ऐसे लोग जो है वो थोड़ा बहुत सफ़र करते हैं इस वक्त में, क्योंकि उनको लीगल एड नहीं मिल पाता है। तो मैंने ये सोचा कि जब एज अ प्रोफेशन जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके पास में उतना मॉनिटरी नई चीज़ें हैं, तो लोगों तक वो चीज़ें हमें पहुंचानी है। और इसका मैंने ऐसे सोचा है कि मेरी ये जो प्रोफेशनल फील्ड है, इसका समाज सेवा में जब हम एक क्लब करेंगे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन के आएगा। लोगों को समाज सेवा के साथ में लीगल एड भी देने की हम कोशिश करेंगे। मयूरी जी, आप एडवोकेट हैं और एक आप पढ़ी लिखी महिला है और महिला उम्मीदवार है, तो आप अपनी जो क्षेत्र की जनता है उनके लिए, महिलाओं के लिए आप क्या विज़न लेकर आएंगी? स्वस्तिक महिला फाउंडेशन के माध्यम से इससे पहले भी हमने महिलाओं के लिए, जैसे कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा समाज सेवा जो समाज कल्याण विभाग है, महिला बचत गट हो गए, उन तक जो अलग अलग ट्रेनिंग जो कोर्सेज आते हैं वो लोगों तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। इसके आगे भी जैसे महिलाओं की अलग अलग स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जब देखते हैं कि एक डेवलप प्रभाग है, लेकिन वहाँ पे भी मैं ऐसा समझती हूँ कि भले लोगों के घर बड़े है या फिर लोगों का एक अच्छा लाइफस्टाइल है, उसके बावजूद भी महिलाएं जो है वो आगे नहीं आ पा रही है। वो उनको कहीं ना कहीं वो एक जो बेसिक मैं कहूँगी कि स्किल्स जो है वो लोगों तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं, और महिलाओं को ज़्यादातर के उस स्किल्स की ज़रूरत है जिससे वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपने लिए एक अच्छा जीवन बना सके। सचिन म्हात्रे जी, मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि आप प्रभाग 14 से पिछली बार 2012 से आप चुनाव लड़े थे और जीत के आए थे, तो उसके बावजूद भी आपको इस बार टिकट पार्टी ने क्यों नहीं दिया? देखिए, पार्टी ने टिकट नहीं दिया ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पार्टी ने प्रभाग क्रमांक 18 से मुझे ही टिकट दिया है। वाइफ को मिला है तो मुझे ही टिकट मिला है। एक जी। तरह से मेरे साथ न्याय हुआ है। प्रभाग क्रमांक 14 में जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्लम है, आदिवासी पाड़े हैं, जी। बहुत सारे ऐसे काम थे जो अभी भी अधूरे हैं, तो हमें करने थे। लेकिन क्या हो गया, लेडीज़ रिजर्वेशन आ गया। लेडीज़ रिजर्वेशन आने के बाद फिर सोचा फिर मैं तो खड़ा नहीं हो सकता हूँ, तो वाइफ ही खड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद में साथ ही रिजर्वेशन ऐसी जगह पे आ गए कि मुझे बहुत सारे रास्ते दिखाई दिए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पक्ष है जो सभी कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो शायद वरिष्ठों ने निर्णय लिया होगा कि सभी को एडजस्ट करना है। तो 14 नंबर में भी लेडीज़ ओबीसी था, 13 नंबर में भी जहाँ पे अपना घर है वो लेडीज़ ओबीसी था, और 18 नंबर में जहाँ पे मेरा ऑफिस है, छोटा मोटा कार्य किया हुआ है, वो भी लेडीज़ ओबीसी आ गया। तो शायद वरिष्ठों ने सोचा होगा, और 14 नंबर में जिस तरह से काम मैंने किया है, तो सोचा होगा कि 18 नंबर में भी कि ये बंदे को काम का आदत है, ये कहीं पे भी काम कर लेगा। ऐसे नहीं कि इसको खाली मैदान सजा के दो, बिगड़ा हुआ मैदान भी मुझे देंगे कि भाई तू मैदान सजा दे। तो ये सोचकर मैंने भी किया कि वरिष्ठों का मान रखा। नरेंद्र मेहता जी जो भारतीय जनता पार्टी का मीरा भाईंदर में चुनाव का भी नेतृत्व कर रहे हैं, आमदार जी का, तो उन्होंने मुझे जब भी कहा कि आप सचिन तू 18 नंबर में तेरे को दिया जा रहा है, तो मैं बोला एक मिनट में उनको मैंने बोल दिया कि ओके साहब। क्योंकि हम सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के, आपको पता होगा कि 400 इच्छुक लोगों का निवेदन आया था। जी। तो हमें अगर हमारे 4 पैनल का या एक सीट का हमें इतना टेंशन आता है, तो वो आदमी को कितना टेंशन होगा 400 लोगों का डिसीजन लेने के। तो कहीं पे हमने सोचा कि सचिन म्हात्रे को टेंशन उनका हल्का हाँ बोल के मेरा अगर एक टेंशन खत्म होता है, तो मेरे तरफ से रिलैक्स हो गए होंगे कि सचिन म्हात्रे मान गए। अगर मैं भी नहीं मानता तो मैं 14 नंबर में कुछ उल्टा पाल्टा करता या किसी और वार्ड में मेरा कुछ मगजमारी करता। तो मैंने यही सोचा कि मेरी वजह से अगर मेरा नेता अगर थोड़ा रिलैक्स होता है, तो मैंने ये कोशिश की। और मुझे ये गारंटी थी कि अगर वो कहाँ पे दे रहे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों की जहाँ पे सेवा की है वहाँ पे मुझे टिकट देंगे। वैसे तो पूरे मीरा भाईंदर में उन्होंने काम किया हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों के लिए हेल्प की है। तो 18 नंबर में भी मैंने पहले से काम किया हुआ था। जैसे आप देखो कि शीतल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे नरेंद्र मेहता जी के माध्यम से मैंने पानी कनेक्शन 19 पानी कनेक्शन लगाए हैं, जबकि वो 10 साल से वो सोसाइटी में पानी नहीं था। पूजा पार्क में भी बहुत सारे काम पहले से हमने पानी कनेक्शन से लेके सब हमने सहायता की है। विनय नगर टावर है, वहाँ पे भी लोगों के लिए हमने मंदिर बना के दिए है, अपने कंपाउंड में शिव मंदिर बना के दिए 2 साल पहले ही। और बहुत सारे कार्य हमने ऐसे किए हैं ना कि हमको एक तरह से गम तो हुआ कि 14 नंबर से हम निकल रहे, लेकिन खुशी है कि हम वहाँ पे आ रहे कि हमने पहले से काम किए। आप प्रभाग 14 के नगर सेवक रह चुके हैं और प्रभाग 14 में बीएसयूपी योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब से वो बिल्डिंग वहाँ पर टूटी है, शिफ्टिंग में जो लोग गए हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि स्लम एरिया, एकदम इतना स्लम एरिया है कि वहाँ पर नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है, एक महिलाओं को जो कि होना चाहिए, पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो वो बेचारे मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति वहाँ पर है, अगर आप जाके देखेंगे तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसके बारे में सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये सवाल आपने मुझे पूछा, क्योंकि मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य ही है कि जनता नगर का विकास करना। प्रभाग क्रमांक 14 तो बाद में मेरे लिए इतना बड़ा आया। पिताजी ने जनता नगर, चेना, काजूपाड़ा, गाउटन में मेहनत की है, लेकिन जो 15 सालों से जो जनता नगर जिस सिचुएशन का सामना कर रही है, जैसे आपने बताया, तो चुन के आने के बाद में हमने कोशिश किया कि जैसे मुझे टिकट की घोषणा हुई 2017 में, वैसे ही हमने 1 नंबर बिल्डिंग लोगों को दी। उसके बाद में जैसे ज्योत्सनादेवी महापौर थी, उस टाइम में 6 नंबर बिल्डिंग हमने लोगों को दी, उसमें 300 फ्लैट दिए। 7 नंबर के साथ साथ 7 नंबर का भी बिल्डिंग का काम चालू हो गया है। उसी के साथ साथ वहाँ पे 2 और 3 नंबर की बिल्डिंग का भी, मतलब 1000 फ्लैट अभी आने वाले कुछ दिनों में लोगों को मिल सकते हैं, 1000 फ्लैट। उसके बाद में 8 नंबर 9 नंबर बिल्डिंग का भी काम चालू होगा कटिंग होने के बाद में। तो ये सारे काम तो साथ ही साथ में हो ही रहे, लेकिन क्या जो समस्या आपने बताई कि जैसे शौचालय की समस्या है, तो वो होनी ही थी, क्योंकि हमने उस टाइम में, हम कांग्रेस में थे उस टाइम में, 10 साल के लिए हम कांग्रेस में काम कर रहे थे। उस टाइम में हमने ये स्कीम का विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? क्योंकि 2 साल में 15 बिल्डिंग कैसी बनेगी? हमको मालूम था, आप भी शायद तो उस टाइम में पत्रकारिता से जुड़े थे पिताजी से। 2 साल में 15 बिल्डिंग 20 बिल्डिंग का काम कैसे होगा? अभी आप देख रहे हैं, अगर उस टाइम में छोटा छोटा काम किए होते 2-2 बिल्डिंग का, तो आज कई सारे लोग बाहर नहीं जाते। और यही कारण था कि हम जनता नगर छोड़ नहीं सकते। और उसके बाद में चुन के अगर आएंगी मयूरी जी, यहाँ पे 18 नंबर से चुन के आएगी, वो तो आपका जनता का प्यार है। हमने देखा है विश्वास में कि हम डोर टू डोर जाने के बाद में जनता ने हमको बहुत प्यार किया है, बहुत सराहना की है। लेकिन कोशिश मेरी दोनों वार्ड के लिए रहेगी। प्रायोरिटी मेरी ये वार्ड की रहेगी अभी मयूरी जी की, लेकिन मेरी कोशिश वहाँ पे हमेशा रहेगी कि वो जनता नगर के लोगों को प्रभाग क्रमांक 14 चेना से लेके काजूपाड़ा तक मैं लोगों को न्याय देने के पीछे लगूंगा, क्योंकि बहुत सारे काम मेरे आधे अधूरे छूटे वहाँ पे। 5 साल में क्या होता है? 5 साल में कुछ बातें सीखने में ही चली गई। उसके बाद में कोरोना आ गया, ये सब मगजमारी में मेरा सब समय चला गया। और बीयूसीपी योजना हम आखिरी दम तक नहीं छोड़ने वाले हैं। वहाँ के सारे लोगों को, नेताओं को, चाहे विरोधी हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे साथ में हो, सबको लेके हम कोशिश करेंगे कि जनता नगर को न्याय कैसा दे, क्योंकि 15 साल हो गए, एक पीढ़ी ख़त्म होने के चक्कर में है। और इसीलिए हम ये नहीं देख रहे कि हमको 14 नंबर से 18 नंबर में लाया गया है। हम तो सौभाग्य, हमारा नसीब अच्छा है कि हमको टिकट मिला। नरेंद्र मेहता जी ने जब हमको बोला कि 14 नंबर से नहीं 18 नंबर से हो रहा है, तो मैंने सबसे पहले ये नहीं देखा कि टिकट कहाँ से मिल रहा है। प्रभाग क्रमांक 14 में नगर सेवक चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नगर सेवकों का काम है। क्योंकि अगर हम सभागृह में नहीं जाते, हम आवाज़ नहीं उठा सकते। तो मैंने यही सोचा कि पहले सभागृह में तो चले जाए, फिर 18 नंबर का क्या, 14 नंबर का क्या, मैं तो चेना उत्तन से लेके चेना काजूपाड़ा तक कहीं का भी विषय उठा सकता हूँ, पहले सभागृह में तो जाए। तो इसलिए मैंने वरिष्ठ लोगों से भी जानकारी ली, पिताजी से भी बात की। तो पापा ने बोला कि ठीक है, वरिष्ठों का आदर कर, मान सम्मान कर, तू हाँ बोल दे, क्योंकि हमको सभागृह में जाना जरूरी है। तू अगर सभागृह में जाएगा नहीं, बाहर से कितना भी चिल्ला, तेरा काम नहीं होने वाला। सभागृह में जा, वार्ड देख मत, क्योंकि वार्ड से काम नहीं होता, सभागृह से काम होता है। आप चूँकि बीजेपी के पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, तो आपसे मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि प्रभाग 14 में जो बीयूसीपी योजना है, उस योजना में कहीं न कहीं पर घोटाला हुआ है और उसमें कुछ
हमारे पदाधिकारी भी शामिल है, जो पूर्व है, जो रह चुके हैं या जो अभी है प्रेजेंट में। तो वो योजनाएं जो गरीबों तक पहुंचानी चाहिए थी, उनको मिलना चाहिए था, जिनका अधिकार छीन कर वो अपने नाम पर, कहीं ऐसा कुछ फ्लैट है किसी के नाम पर, 5 फ्लैट किसी के नाम पे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर जनता हमको चुन के देती, क्यों चुन के देती है कि भाई हम उनके लिए खड़े रहें, हम उनकी सेवा करें। नगर सेवक का काम है कि नगर की सेवा करें, न कि उनका अधिकार छीने। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो बीओसीपी योजना शुरुआत हुई 2009 में, 2012 में सबका तोड़ने का काम चालू हो गया। और तब तो हम तो कॉलेज में थे, हम तो अब 17 में इलेक्शन लड़े। हाँ, तो 17 में जब भी हम सक्रिय हुए तो उसके बाद में हमको सीखने में ही चले गए। और उसके बाद में कोरोना आ गया, तो ये हमें क्या घोटाला हुआ है क्या, तो पत्रकारों से या विरोधियों से भी मालूम पड़ा कि क्या घोटाला हुआ है, क्या नहीं, कैसे क्या हुआ है। और साथ ही में अगर बात हो रही है घोटाले की, तो बहुत सारे लोग अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि हमारे आदरणीय प्रताप सरनाइक जी ने कहा है कि सचिन मात्रे जी को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने 14 नंबर में टिकट नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे गरीबों के घर लाटे हैं, और 18 नंबर में दिए। अरे गरीबों के घर लाटे मतलब क्या लाटे? तुम बीओसीपी में, तुम जनता नगर में कभी चढ़े हो क्या? तुम कभी ऊपर गए हो क्या? कभी जनता नगर के ऊपर डोंगरी पे जाओ, झोपड़पट्टी में घूमो। तुम्हारे नेता खाली छोटे नेता खाली नारियल रेडी रखते हैं और तुम जाके फोड़ते हो। आमदार साहब, आप एक काम कर लीजिए, कभी हमारे साथ में घूमिए, क्योंकि हमने भी आपको सहकार्य किया है। हमारे साथ में घूमिए। हम चलो शिफ्टिंग में जाते हैं, हम जनता नगर में जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का हमने काम किया है। आप सिर्फ स्टेटमेंट देते हो, क्योंकि आपके नीचे के नेता लोग आपको वही बताएंगे जो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि आप, मेरी ये रिक्वेस्ट ही रहेगी कि सचिन मात्रे के नाम से अगर बीओसीपी में एक भी घर होगा, सचिन मात्रे छोड़ो, केसरीनाथ मात्रे के, हमारे वहाँ पे 4 गाले हैं और 8 रूम है। मैं नहीं बोलता नहीं हूँ, है, लेकिन उस टाइम में हमने लाभार्थी करके लालच में आके फॉर्म भर के हमने हमारे नाम पे किए नहीं। हमने ये सोचा कि पहले लोगों को घर दिया जाए, फिर बाद में हम हमारा लाभार्थियों में नाम दिए। लाभार्थी में नाम मिला तो जो बोले हार जाएंगे। लाभार्थी में राजनीति होती है, मेरे शब्द पकड़े जाएंगे। कॉन्फ्रेंस के दरमियान मंत्री प्रताप सरनाइक ने ये भी बताया कि सचिन मात्रे के नाम पर भी वहाँ पर है कुछ, बिल्कुल है ना, उन्होंने भी अपने नाम पर मतलब प्लेट है, तो उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो मतलब है नहीं, मतलब कि जरूरत इतने होने के बावजूद तो वो उनको मिलना चाहिए था, जो गरीब लोगों को, तो उनके नाम पर कैसे हुए? तो इस प्रकार से आप पर आरोप लगा है, उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, मैं श्री प्रताप सरनाइक जी का मान रखता हूँ, बड़े हैं, आमदार है, और उन्होंने कहा है तो किसी कुछ सोच के ही कहा होगा जी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा नॉलेज लीजिए। क्यों? क्योंकि सचिन मात्रे हो या केसरीनाथ मात्रे हो, उन्होंने अगर कहा, मैं उसके विषय पे कहूँगा, कहने के लिए तो बहुत है। चेना काजूपाड़ा से लेकर गावटन तक तो बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ तो नहीं, 18 नंबर में बहुत कुछ हो रहा है, 13 नंबर में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जो विषय पे उन्होंने बोला है, मैं वही विषय पे बोलूँगा कि अगर बीओसीपी का नाम आ रहा है तो वो दिखाए सचिन मात्रे के नाम पे पात्र सदनिका है कि नहीं, पात्र सदनिका। क्योंकि अभी आपके चैनल के माध्यम से मेरा इंटरव्यू जा रहा है ना, तो मेरे लफ्ज़ पकड़े जाएंगे। yes. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बीओसीपी योजना के अंदर उन्होंने अगर ऐसा कहा है ना कि सचिन मात्रे के घर है, मैं तो बोल रहा हूँ खुले तौर पे, मेरे वहाँ पे 4 गाले हैं और 2-3 ऊपर रूम भी है, लेकिन वो लाभार्थी में गया है को मैंने उसका लाभ लिया है क्या? आपके कई सारे नेता तो लाभ लेके बैठ चुके हैं, मैं निकालूं? मैं नहीं निकाल रहा हूँ। मैं, अगर सचिन मात्रे के 20 भी गाले रहेंगे, 25 भी दुकान रहेंगे वहाँ पे, लेकिन मैंने वहाँ पे लाभार्थी करके लाभ लेके मैं जनता का साथ नहीं छोड़ा। और मेरे पीछे कई सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अभी तक नाम नहीं डाले उसके अंदर, वो मेरे भरोसे पे रुके कि सचिन मात्रे लेगा तो मैं लूँगा। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ उनको कि आपके जो नीचे जो कार्य करते हैं ना, उनको पहला पूछो कि उनके नाम से कितने दुकानें हैं, उनके रिलेटिव्स के नाम पे कितने दुकानें हैं, ये है वो है। हम नहीं निकालना चाहते, क्योंकि सचिन मात्रे की एक पहचान है कि मैं कभी पलटवार जल्दी करता नहीं, लेकिन अगर एक भी वार करूँगा तो घाव मजबूत दूंगा। ये बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, लेकिन मुझे ये सब में जाना नहीं है। मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे राजनीति नहीं करनी। अभी फिर से आमदार की आएंगे, फिर से 2029 का आमदार की आएंगी, तो फिर से हमको अगर युति हुई तो फिर से हम उनके साथ में जाएंगे। तो लड़ना झगड़ना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम लड़ते झगड़ते नहीं है। अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ेंगे, लेकिन ये सब बोलचाल की लड़ाई, आप बोलोगे 1 मैं बोलूँगा 3, तो ये मुझे नहीं जाता। सिर्फ सचिन मात्रे का वहाँ पे पात्र घर दिखाइए, पात्र। अपात्र तो हूँ मैं वहाँ पे, क्योंकि अपात्र मतलब मेरे गाले हैं, रूम है, सब है वहाँ पे, लेकिन मैंने जो अगर बीओसीपी में लाभ लिया है तो वो बताए। और गरीबों के घर लाटे हैं, अरे वो गरीब कौन है, उनको सामने तो लेके आओ। अगर प्रताप सरनाइक साहब अगर वो गरीब को सामने लेके आएंगे कि उनका हमने घर छीना है, हड़पा है,
तो मैं वो जो बोलेंगे वो करूँगा BOCP योजना में। सचिन जी, प्रभाग 14 में जिस प्रकार से अवैध निर्माण बहुत भरपूर मात्रा में होता है, जैसे डासपुल पड़ा, माचासा पड़ा, बिल्कुल। ऐसे कई जगह पर, और उसको नगर पालिका से लगाकर सारे ऐसे मिली भगत से किया जाता है, क्योंकि कई लोगों ने, अभी हमने देखा है कि कई लोगों का मैटर पहुंच जाता है काशीमेरा में कि भाई हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, ये फलाना कर रहा है। तो इस प्रकार के अवैध निर्माण जो हो रहे हैं उसके विषय पे आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सारे सवालों का जवाब मुझे देना था, लेकिन कई सारे मुद्दे बाहर आ जाते हैं। कैसा होता है, प्रभाग क्रमांक 14 में ज़्यादा करके आदिवासी ज़मीन है, इको सेंसिटिव जोन है। इसमें क्या होता है, आदिवासी ने बेच दिया किसी चाल बनाने वाले को, चाल बनाने वाला बनाना चालू कर देता है। मैं अगर आपको वक्त होगा तो मेरे ऑफिस में से मैं लेटर दिखाऊंगा, कितने सारे लेटर पड़े हुए हैं मेरे पास कि ये इलीगल झोपड़पट्टी बनने से पहले कि ये ना बना जाए, क्योंकि बनने के बाद तो उसमें लोग आ जाते हैं, बाद में तो तोड़ नहीं सकते। तो बनने से पहले भी हमने बहुत बार सूचित किया है कि इको सेंसिटिव जोन है, आदिवासी ज़मीन है, यहाँ पे झोपड़पट्टी ना बसाया जाए। लेकिन फिर भी क्या होता है, मिली जुली सरकार होती है, वो सब होते हैं, सब करके हम कितना भी करें, खाली रूम हम तोड़ सकते हैं। अगर बना रहा है एक हाथ बिल्डर, अगर कोई बना रहा है तो बनते बनते हम तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई वहाँ पे उसके अंदर फैमिली आके रह रही है, छोटे बच्चे आके रह रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाए रहते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड, नेताओं का वही रहता है, तो वो अगर डॉक्यूमेंट बना के रह रहे, वो सब कर रहे, तो हम वहाँ पे क्यों अत्याचार करें लोगों को? तो ये महानगर पालिका सोचे। और वहाँ पे क्या, हम तो 2017 से लेके 22 तक थे, और इतनी सारा हुआ है, इलीगल बांधकाम भी हुआ है वहाँ पे, हम डिनाई नहीं करते, क्योंकि CCOC लेकर बिल्डिंग बनाई जाती है। स्लम और झोपड़पट्टी नहीं, कई सारी पुराने, जैसे मीनाक्षी नगर हो गई, वो तो पुरानी है, सबसे कम से कम 40 साल हो गए उसके लिए। तो वो बहुत सारे चाल ऐसी जो पुरानी भी है, कुछ नए भी है, तो उसको वो नगर पालिका देखेंगे। हम जाएंगे तो हमारे तो लोग बसे वहाँ पे, जैसे सचिन जी, वहाँ क्या होता है ना कि ऐसे अवैध जो रूम बनते हैं, जैसे गटर पे बना दिए, इस टाइप के जो रूम बनते हैं, अब गरीब लोग क्या करेंगे, 5-10 लाख इकट्ठा किया, वो रूम ले लिया, अब रूम में रहने लग गए, पता चला बाद में नगर पालिका आ रही 6 महीने में, साल भर में, और वो तोड़क कार्रवाई करके चली गई, तो उन गरीब लोगों का पैसा भी गया और वो बेचारे रोड पे भी आ गए। देखो, इसीलिए बोलता हूँ ना, महानगर पालिका ने एक बार क्यों कार्रवाई करती है? फिर एक बार रूम का काम चालू है समझो, तो उसको बार बार तोड़ दिया जाए ना जी। एक बार तोड़ने के बाद जाएंगे, फिर बाद में उसके अंदर फैमिली आने के बाद में तोड़ सकती हो क्या? फिर हमको आना पड़ता है वहाँ पे, फिर बाद में हम अगर बचाने जाएंगे ना, तो फिर लोग क्या बोलते हैं कि नगर सेवक ने पैसा लिया इसलिए आया बचाने के लिए जी। तो ऐसे भी हमको गाली मिलना है, वैसे भी हमको गाली मिलना है, तो हम चुप बैठते, क्योंकि भाई बनाने वाला बना रहा है, पैसा लेके पैसा कमा रहा है, रहने वाला आके पैसे देके रह रहा है। हम बचाने भी जाएंगे तो हमको गाली मिलते हैं, और तोड़ने भी जाएंगे तो हमको गाली मिलती है, तो हम चुप ही बैठेंगे। लेकिन हमने ये ज़रूर कोशिश की है कि बड़े बड़े रास्ते हो, गटर हो और स्ट्रीट लाइट हो, ये लोगों को सुविधा मिलती जाए। और आने वाले वक्त में भी हम ये कोशिश करेंगे कि स्लम, ज़्यादा से ज़्यादा स्लम कम करके वहाँ पे कैसी बिल्डिंग निर्माण होगी, जो भी स्लम बैठा हुआ है उनको न्याय दे के हम कैसी बिल्डिंग बनाए जाएंगे, उनको सुविधा देगी, उसके पीछे हम लगने वाले हैं। मयूर जी, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि अभी जनता अगर आपको इस बार चुन के देती है, तो आप जनता के लिए क्या नया विजन लेकर आएंगे? जैसे कि आपको पता है, प्रभाग 18 में ये पिछले 5-10 सालों में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, कई सारे गार्डन बने हैं, लोगों तक जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे कि रास्ते हो गए, अच्छे रास्ते, फिर अच्छी हेल्थ फैसिलिटी हो गई, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स, और लोगों के लिए गार्डन, सीनियर सिटीज़न के लिए जैसे विरुंगड़ा केंद्र यहाँ पे बना है। तो ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है ये लोगों तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचानी है। और जो अभी ये 3 साल में प्रशासनिक काल रहा है, तो बहुत सारा थोड़ा मेंटेनेंस का काम, उसको और थोड़ा इम्प्रूव करने का काम, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा मेरी नज़र में आया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कोशिश करेंगे आने वाले 5 सालों में जो ये बेसिक फैसिलिटीज़ है लोगों तक उसको पहुँचाएँ, जो शासन से, महाराष्ट्र शासन से और महानगर पालिका के माध्यम से अलग अलग योजनाएं आती है, वो लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। मेरा भाईंदर में आरोग्य और शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कि यहाँ पर आरोग्य बोले तो हॉस्पिटल ऐसा कोई नहीं है, जो एक गरीब आदमी अचानक से एक्सीडेंट हो गया, अचानक से वो चलते चलते कुछ उसको अटैक आ गया, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि इतने उसके पास पैसे नहीं कि वो उखाड़ या ऐसे बड़े हॉस्पिटल में जा सके। तो हमारे पास ऐसे गवर्नमेंट की क्या व्यवस्था है, या ऐसा कोई हॉस्पिटल होना चाहिए मेरा भाईंदर में? स्कूल, अभी हम लोग ठीक है छोटे मोटे स्कूल्स में जाते हैं, बच्चे लोग जा रहे हैं, या गवर्नमेंट के स्कूल में जा रहे हैं, जो फैसिलिटी नहीं मिलती, तो आजकल प्रिफर करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाए सब लोग, तो प्राइवेट स्कूल में उतनी फीस नहीं वो पे कर पाते। तो इस टाइप की स्कूल और आरोग्य हॉस्पिटल क्या होना चाहिए इस शहर में? बिल्कुल होने चाहिए।
जैसे हमने जहाँ 8 साल काम किया है प्रभाग 14 में, वहाँ पे वाकई में लोग जो है वो बहुत ही नीडफुल है इन सारी चीज़ों के लिए, बहुत अच्छे मॉनेटरी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम ज़रूर चाहेंगे, और ना ही सिर्फ 14 में या 18 में, मैं तो चाहूँगी पूरे मीरा भाईंदर में ऐसी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आए और लोगों तक पहुँचाने का कार्य, जैसे जो लोग हम जैसे लोगों को चुन के देंगे ये सारे लोग करें, पूरे शहर में करें। क्योंकि एक डेवलपिंग के शहर के तौर पे मीरा भाईंदर को देखा जाता है, लेकिन अगर मीरा भाईंदर को एक डेवलप्ड स्वरूप देना है तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ आपने बोली है, जैसे कि मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो एक स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि हर एक बेसिक इंसान तक ये ज़रूरतें पहुँचे, और इसके लिए ही सबको आगे आके काम करना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। मयूरी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से बिल्कुल, मैं जनता से यही दरख्वास्त करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो हमारे ऊपर ये विश्वास रखा है कि लोगों तक हम पहुँचे, और जनता से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमें ये मौका दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन जो पैनल का है वो हमें इस बार 18 में मिला है। हमारे साथ में जो अनुभवी और स्टैंडिंग नगर सेविका यहाँ की है नीला सोंस जी, और पूर्व उप महापौर रह चुकी है निर्मला सावले जी, मैं खुद जो लीगल एड मेरा प्रोफेशन रहा है और समाज में 8 सालों से मैंने कार्य किए हैं, तो एक और जो हमारे युवा उम्मीदवार है विवेक उपाध्याय जी, तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, 2 अनुभवी और 2 नए युवा, ऐसा एक अच्छा कॉम्बिनेशन प्रभाग 18 को इस बार मिला है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आने वाले 15 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहले तो लोगों को उतरना है, मतदान केंद्र पहुँचना है, और कमल के बटन के आगे आपका वोट हमें आप दीजिएगा, और ये एक मौका हमें दीजिएगा कि हम आप लोगों की सेवा कर सकें और आप लोगों से ज़्यादा पहुँच सकें। धन्यवाद। धन्यवाद मयूरी जी। हमने आज प्रभाग 18 की उम्मीदवार, बीजेपी की उम्मीदवार मयूरी जी से बात की। उन्होंने क्षेत्र के बारे में बताया और अपने विज़न के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। देखते रहिए जेकेएस न्यूज़, संपादक सीमा गुप्ता के साथ।